नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। घर का सपना टूटा है और उस पर हमने हल्ला बोला है और उसका असर हुआ है। जी हां, ऑपरेशन गृह प्रवेश पर अब नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन लिया है और जो बड़े बिल्डर्स हैं उनको बुलाकर उनसे बातचीत की गई है। क्या कुछ किया गया है ये बेहद महत्वपूर्ण है। कम से कम वो आस जो पूरी तरह से टूटती हुई दिखाई दे रही थी, क्या नए सिरे से उसमें फिर से कुछ रोशनी लगेगी? ये वो बड़ा सवाल है आज जो हम उठाएंगे ऑपरेशन गृह प्रवेश में। इसी के साथ आपको बता दें, हमारे साथ कुछ ही देर में ACEO नोएडा अथॉरिटी के PK अग्रवाल साहब होंगे, जिनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि आज जब बिल्डर्स को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, क्या कोई टाइमलाइन, क्या कोई डेडलाइन सेटअप किया गया है ताकि इतने सारे लोग जो आज भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ये आश्वस्त हो सके कि अब शायद सपना जो घर का था वो पूरा हो पाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ऑपरेशन गृह प्रवेश, क्योंकि आज तक बना है आपकी आवाज। हमने हर उस धोखेबाज बिल्डर के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश की है जिसने आपको ठगा है। और आइए अब आपको सुना देते हैं जरा क्या कहा गया है इस असर में। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको जरा बता देते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा के खरीदारों को एक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। नोएडा अथॉरिटी ने एक कमेटी गठित की है। अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फ्लैट खरीदारों की मदद के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। तो कम से कम अब क्या लोग ये उम्मीद रखें कि सुनवाई होगी? नोएडा अथॉरिटी से भी लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरह से ये पूरा नेक्सस का आरोप अब तक लगता रहा है। नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर्स और इसी के साथ लोकल पॉलिटिशियन। लेकिन क्या उससे बढ़कर एक कदम अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उठाया जा रहा है? ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये आपकी आवाज है और इसीलिए हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब आइए आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताएंगी आपको कि किस तरह से अलग अलग आज हमने जेपी पर हल्ला बोला है। जेपी ग्रुप और धोखाधड़ी, क्या वाकई ऐसा हो रहा है उन ग्राहकों के साथ जिन्होंने घर का सपना देखा था, जो बरसों से कर रहे हैं अपने घर का इंतजार? तो आखिर क्यों नहीं जेपी ग्रुप उन्हें घर दे पा रही है? ये भी साथ में पूछेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे जेपी ग्रुप हो, आम्रपाली हो। आम्रपाली को आपको बता दें नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आज बुलाया गया था। ACEO ने बाकायदा आम्रपाली ग्रुप को समन भेजा और बातचीत के लिए बुलाया। इधर हम आपको सुपरटेक की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तमाम बिल्डर्स हैं जो किसी ना किसी लेवल पर कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर रहे हैं। कोई पोजेशन नहीं दे रहा है, पोजेशन दे रहा है तो सीमेंट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लीकेज है, लिफ्ट्स काम नहीं कर रहे, उन्हीं लिफ्ट्स पर मजदूर भी चल रहे हैं, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, यानी घर मिल भी गया तो जान जोखिम में पड़ गया। इसी के साथ अब बड़ी तस्वीर यह है कि आज हम इन 3-4 बिल्डर्स के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में भी शामिल रहेंगे। यहां पर हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं ऑडिटोरियम में जिनको इन बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत है। एक बार फिर से आज तक पर होगा आमना सामना, लेकिन आइए उससे पहले आपको जरा सुना देते हैं कुछ ऐसे लोगों की शिकायत। लेकिन उससे पहले नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल CEO PK अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपने आज तक की खबर के बाद बिल्डर्स को बुलाया है, बातचीत की है, क्या कोई डेडलाइन, क्या कोई टाइमलाइन, क्या कोई मैकेनिज्म आप लेकर आ रहे हैं जिससे इन लोगों की परेशानी का हल निकले? अग्रवाल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप भी मेरी आवाज सुन रही होंगी? बिल्कुल सुन रही हूँ मैं सर। अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो मेरा सवाल यही है, आज तक की खबर और उसके बाद आपने आज बिल्डर्स को बुलाया, क्या कदम उठाएंगे आप लोग? क्या कोई ठोस कदम आप सामने ला रहे हैं? प्राधिकरण की जो हमारी सीमाएं हैं जिसके तहत हमने उनका नक्शा पास किया है और जिन्होंने जो भी सुविधाएं देने के लिए कमिटमेंट किया और नक्शे में हमने उनको सैंक्शन किया है, हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो चीज मौके पर उपस्थित रहे, मौके पर बने और लोगों की पब्लिक सेफ्टी के लिए और पानी, बिजली और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्राधिकरण ने स्टेप्स लिए हैं, जो प्राधिकरण ने नक्शे में उन्होंने प्रोविजन रखे, उसको इंश्योर करेंगे।
अभी आम्रपाली का भी हम लोगों ने आए थे, उन्होंने कमिट किया है कि 1 महीने के अंदर हम व्यवस्थाएं करेंगे। बाकी लिफ्ट की एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे, उन्होंने 2 महीने का टाइम लिया है। 25 तारीख को हमारी टीम विजिट करेगी प्राधिकरण की संयुक्त रूप से बायर्स के साथ में। नहीं, अभी तो आप बिजली पानी लिफ्ट की बात कर रहे हैं सर। जी। समस्या समझिए। हाँ, घर नहीं मिल रहा है लोगों को, 8-8, 9-9 साल से चक्कर लगा रहे हैं सर। इस पर आपने कमेटी भी बनाई है, क्या आपका तरीका होगा, किस मैकेनिज्म से आप एक्चुअली इनकी समस्याओं तक पहुंचेंगे, या फिर सतही रह जाएगा सब? हम लोग टाइम बाउंड लेके बिल्डर्स के साथ में इनकी मीटिंग करेंगे और टाइमलाइन फिक्स करेंगे कि कब वो क्या काम कर पाएंगे, जिससे कि इनको समय से पोजीशन मिले। और कंप्लीशन जारी होने के बाद ही रजिस्ट्री की बात आएगी, क्योंकि कंप्लीशन के बिना रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो पहला हमारा एम्फेसिस यही है कि कंप्लीशन के संबंध में जो भी जरूरतें हैं, जो एनओसी जिन्हें बिल्डर्स को लेनी है, जो उन्हें मौके पे काम करना है, वो पूरा करें। उसके लिए प्राधिकरण अपनी तरफ से उनसे मीटिंग करेगा, उनको इंश्योर करेगा कि वो उसको मौके पे कराएं। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पीके अग्रवाल, एसीईओ नोएडा अथॉरिटी, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि कंप्लीशन जब तक नहीं होगा तब तक हम रजिस्ट्री की इजाजत नहीं देंगे। कई लोगों की यह भी शिकायत थी कि वो घरों में रहते हैं, रजिस्ट्री भी देर से होती है, यानी इल्लीगल अवैध तरीके से उन घरों में रहने को वो मजबूर है। बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि लगातार अगर हम असर उठाएंगे तभी शायद आने वाले वक्त में कुछ तस्वीर बदले। सबसे पहले जेपी ग्रुप से जो हमारे सवाल हैं, और सवाल वो जो सीधा उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्हें ठगा गया है, क्योंकि लंबा चौड़ा वादा करने के बाद, आइए आपको बताते हैं, बुकिंग के 7 साल बाद भी लोगों को घर क्यों नहीं मिला है। विश टाउन के 41 प्रोजेक्ट्स में 40,000 फ्लैट्स पूरे आखिर कब होंगे? फ्लैट देने में फेल कंपनी ब्याज समेत पैसा कब लौटाएगी? हमने तो जितने लोगों से बात किया कहने लगे कि हमारा पैसा बस कम से कम लौटा दीजिए। यह है लोगों की परेशानी का इस वक्त सबब। कंपनी की खस्ता माली हालत में ग्राहकों का पैसा क्या डूब जाएगा? लोगों को डर यह भी है कहीं जेपी ग्रुप दिवालिया हो गया तो हमारा पैसा तो गया। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है, ना हम जेपी के रहे ना हम अपने रहे। और आज 2016 तक मुझे कोई अपडेट नहीं है कि कब मिलेगा। जब हम आते हैं इनके पास पूछने के लिए, एक नई तारीख दे देते हैं। जिस समय मैंने बुक करा था उस समय एक सपने के साथ मैंने बुक करा था कि ये घर मुझे मिलेगा, 2013 से मेरी स्थिति सही हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ईजिली हम मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। बट इन्होंने टोटली सारे प्लान को मिस कर दिया। हम वेट कर रहे हैं, फ्लैट हमें अभी तक नहीं मिला है। पैसा भी जमा कर रहे हैं, रेंट भी पेमेंट कर रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं। रिटायर्ड आदमी घर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, और ये डेट पर डेट बढ़ाते ही चल, हर बार 6 महीने के बाद डेट बढ़ा देते हैं। फ्लैट कब तैयार होंगे, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और आगे काम कितना हो रहा है, फंड्स हैं कि नहीं हैं, किसी चीज़ पे भी क्लैरिटी नहीं है। 2009 में हमने घर बुक किया इसलिए कि मैं वापस आऊँगा, अपना देश आऊँगा, और देश आने के बाद मुझे ये हाल मिला। मुझे मेरा इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दे दीजिए। अभी तो ये खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म होगा तो मैनेज कैसे होगा? मैनेजमेंट में भी ये खंडर लगने लगेंगे और 5-6 सालों में। और हम सब लोग अपने आप को ठगा हुआ समझते हैं जेपी ने। हमने बहुत बड़ा नाम था जेपी का, जिसके नाम पे हमने बुक कराई। वो हमारे ऑफिस में आते हैं, उनसे मैं खुद मिलता हूँ। हर सैटरडे को मेरे पास में कम से कम 4 या 5 ग्रुप आते हैं। उसके अलावा बाकी वीकडेज पर भी हमारे यहाँ लोग आते हैं, सबसे हम मिलते हैं। जो भी इनकी इश्यूज़ होती हैं, ना सिर्फ डिले की, बल्कि किसी की अकाउंट्स की प्रॉब्लम होती है, किसी की कमर्शियल की प्रॉब्लम होती है, किसी का कुछ इंटरेस्ट गलत लगा होता है, वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब हम मिलने जाते हैं बिल्डर से तो उनके जो फील्ड मैनेजर्स हैं वो मिलने से मना कर देते हैं। हमारे केस में कम से कम ऐसा नहीं है। अजीत कुमार जी जेपी ग्रुप की तरफ से हमारे साथ एडवाइजर हैं, जेपी ग्रुप में स्टूडियो में मौजूद है। ऐसे ही कई खास मेहमान। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डर्स और ग्राहकों को आमने सामने रखें ताकि सीधा सवाल हो और जवाब भी वैसे ही मिले। इस बीच आइए जरा आपको सुना देते हैं सुपर टेक के साथ जिन लोगों ने घर लिया, पैसे उसके दिए, मिला घर, क्या हुआ देखिए। तो अब मेरा EMI चल रहा है और मेरे पास जो एक घर का सपना था, समझ लीजिए, वो 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी अधूरा है। क्योंकि पोजीशन डेट भी ये हर 2 महीने बाद बढ़ाते जा रहे हैं। कल भी इन्होंने पोजीशन डेट बढ़ा के हमारी 6 महीने आगे कर दी है। मई 2016 से अब सितंबर 2016 कर दी है। पैसा भी बढ़ा दिया और फ्लैट का भी तो कोई लग नहीं रहा कि 2017 तक भी मिल पाएगा, जिस तरह की अंदर की पोजीशन है। अभी तक 6 साल हो गए, मैं घर नहीं मिला है। हम अपने घर की किराया दे रहे हैं, यहाँ की किस्तें दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं। हम सुपर टैक्स ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, हमारे
हम मध्यम वर्ग के ऊपर उनको दया नहीं आती है। मैंने 2012 में बुकिंग कराई थी, लेकिन अभी तक इसकी डिलीवरी नहीं है फ्लैट की, और मैं EMI भी पे कर रहा हूँ और रेंट भी पे कर रहा हूँ। और जब भी सुपरटेक मैनेजमेंट के पास जाता हूँ तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। जब मुझे अलॉटमेंट लेटर मिला था तो उसमें मेंशन था कि मेरे को मार्च 2015 में ये फ्लैट मिल जाएगा, बट अभी मैंने जब इसकी सिचुएशन देखी C2 टावर की, अभी तक इसका स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं है। और इतना धोखा दिया इन्होंने बायर्स को। सुपरटेक सच में एक बहुत बड़ा धोखेबाज बिल्डर है जिसने लोगों के सपनों को आप कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया। यहाँ पर मैंने सुपरटेक इको विलेज 1 में 6 साल पहले घर बुक किया था। इन्होंने 18 महीने का पोजीशन ऑफर किया था, आज तक वो 18 महीने कंप्लीट नहीं हुए। 2010 मार्च में मैंने यहाँ सुपरटेक इको विलेज में फ्लैट बुक कराया था और तब से आज तक बस इनका काम कभी कंप्लीट नहीं हो रहा, डेट पे डेट मिल रही है। ये कहूँगा कोई धोखाधड़ी नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने इस साल के अंदर ना 16,000 घर डिलीवरी दिए हैं। आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मुझे घर नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं थोड़ा कस्टमर का ग्रीवेंसेस रहता है और हम उसको भी साथ साथ सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि हम जो है फाइनल पेमेंट में उससे ज्यादा डिमांड करते हैं। सबसे भयावह परिस्थिति जानते हैं क्या है? वो ये है जब बिल्डर छिपने लगे, जब ग्राहकों के सवालों के जवाब से वो भागने लगे। सुपरटेक ने कुछ ऐसा ही किया है। RK अरोड़ा, CMD सुपरटेक, हमने आज सुबह से उनसे बात की थी। कहा था उन्होंने कि हम ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए आएंगे, लेकिन अंत में एन वक्त शो के पहले उन्होंने मना कर दिया। यह बहुत भयावह परिस्थिति है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाखों लाख रुपए लोगों ने अपनी कमाई के आपकी कंपनी को दिए हैं इस भरोसे में कि आप घर देंगे। आज आप सवालों से भी भाग रहे हैं। क्यों? क्या है आपके पास छिपाने के लिए? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में अजीत कुमार जी, एडवाइजर JP ग्रुप के मौजूद हैं। संजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं, जो कि RWA के से जुड़े हुए हैं, यूनिटेक से। गोपाल अग्रवाल साहब BJP के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। और रशेष पुरोहित, जो कि को फाउंडर है NCR होम बायर्स के, वो हमारे साथ हैं। सनी कटियाल, डायरेक्टर इन्वेस्टर क्लिनिक के, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवालों की शुरुआत करने से पहले अजीत जी, एक सवाल आपके पास लेकर आती हूं। आज सुबह से हम लोग JP के जो कंस्ट्रक्शन साइट से उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमारे रिपोर्टर भी गए थे, उनको बाहर में रोका गया। लाखों लाख रुपए लिए आज जब लोग पूछने जा रहे हैं कि सर हमारा घर कब मिलेगा, तो आप उनको बाहर भेज रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का तरीका है? क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई है? अभी आपने एक क्लिप दिखाई जिसमें मैंने ही कहा है कि जितने भी ग्राहक हैं उनसे मैं स्वयं मिलता हूं। हर सैटरडे को ग्रुप्स आते हैं, उनसे मैं मिलता हूं। जो भी हमारे पास में ग्राहक आते हैं उनके पास में हमारा सिस्टम है, उनको जाकर उनका हम मकान दिखाते हैं। जब कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट में बिना बताए अगर कोई जाए, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है। इसलिए हमारा सिस्टम ये है कि जो अपना मकान देखना चाहें, हमारा कस्टमर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आएँ, अपनी गाड़ी में उनको हम ले जाते हैं, जाकर उनको हम दिखाते हैं। सर अगर मैं सही हूँ तो जब आपको घर बेचना होता है, सर एक सेकेंड, जब आपको घर बेचना होता है तो बड़े ही सम्मान के साथ, वो जो आपकी एंट्री है जहां पर आपने बैम्बू का एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, बड़े सम्मान के साथ आप इन्वेस्टर को अंदर ले जाते हैं, जो आपके लिए टेंटेटिव कंज्यूमर होता है, ग्राहक होता है। बाद में आपको लगता है कि उसकी जान को खतरा है, कंस्ट्रक्शन से कुछ हो जाएगा। ये जरा हजम करना मुश्किल है ना सर? ऑफिस में जो हमारे कोई कंस्ट्रक्शन तक क्यों पहुंच जाएगा? ऑफिस तक जा रहा है ना मिलने आपसे। ऑफिस में मिलने को किसी को नहीं रोका जाता है। यहाँ पर हमारे कुछ ग्राहक बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, क्या कभी मैंने किसी को या मेरे डिपार्टमेंट ने किसी को मिलने से मना किया? ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, सवालों की शुरुआत करते हैं। कौन पूछना चाहता है सवाल? हाथ उठाइए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पंकज गुप्ता है। सर 30 अगस्त 2014 को समीर गौर साहब, सचिन गौर साहब, सब लोग हम बाहर से मिले थे। उस दिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सारा पैसा कंस्ट्रक्शन पे खर्च दिया है ऑन द हाईवे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू आगरा। उस दिन से आज तक 2 साल हो गए हैं। 2 साल तक एक भी पैसा नहीं आया है। मेरा फ्लैट जिस पोजीशन पे था वहीं पर है। अब आज की डेट में हाउ विल JP प्रूव दैट कि वो अगले 1 साल तक पूरा पैसा लाएंगे, पूरा विश टाउन कंप्लीट करेंगे, और जो रोजी सपने हमारे को दिखाए गए थे, विश टाउन, इंटीग्रेटेड सिटी, 5 स्टार होटल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एवरीथिंग, वो कैसे 1 साल में पूरा होगा? विश की तो सर मेरा पूरा 6 साल वेटिंग में निकल गया। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अगले 6 साल में मेरे बच्चे 10वीं में पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या? विश की तो आपने हवा निकाल दी सर।
साहब आप तो पर्टिकुलरली मुझसे स्वयं 4-5 बार मिल चुके हैं। मैं आपसे कई बार बात करके आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका सर हूं। आपका मिलना घर का मिलना नहीं हो सकता। नहीं, मैं प्रश्न का उत्तर इसमें देना चाहता हूं। डिफरेंशिएट कीजिए। नहीं, पहली इनसे बात- मिलकर, इनको बैठकर, इनको अच्छी सी मीठी गोली देकर घर वापस भेज देना और घर का मिलना समझिए। लोग रेंट भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, बहुत मुश्किल से घर चला रहे हैं। सपना होता है कि रेंट के घर से छुटकारा हो, जल्दी से अपने घर में घुसूं। उसकी वजह से लोग लोन लेते हैं। आप कह रहे हैं मैं मिला हूं पर्सनली। नहीं, आपने एक बात कही थी ना कि लोग सर अगले मिलने से सवाल पे इनकार आइए ना, आप करते हैं। जवाब अगले दीजिए। बात 6 अगले साल बात 7 साल का इंतजार। ठीक है जी। ऐसा है, हमारे विश टाउन में 25,000 अपार्टमेंट हैं, जिसमें से 5,000 अपार्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए थे 2013-2014 में। सर बात सुनिए। बात सुनिए ना। इनके पास 35,000 फ्लैट थे जो उन्होंने लॉन्च किए थे। 5,000 हैं, 2 साल से वही गाते रहते हैं कि हमने 5,000 फ्लैट रेडी कर दिए हैं। सुन लीजिए मेरी बात। जेपी की टैगलाइन है कि नो ड्रीम इज टू बिग। मैं कहता हूँ नो फ्रॉड इज टू बिग फॉर देम। ठीक है, मैं कह रहा था, बहुत बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम टैक्स पेयर मिडिल क्लास लोग हैं। ये क्या हमें कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता? पता नहीं सालों साल ये सुनते नहीं है हमारी बात। ये क्या चाहते हैं कि हम आग लगाएं, ट्रेन रोके, तब ये सुनेंगे हमारी बात? ये व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस? यहाँ से आप सवाल पूछना चाह रहे थे। सर तजिंदर खन्ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपकी बैलेंस शीट को बड़ा एनालाइज किया। आपने हम लोगों से 70 से 90% पेमेंट ले ली और आपका काम कंप्लीट हुआ है ओनली 30 to 40%। बाकी पैसा आप कहाँ से लाएंगे? आज सब कुछ तो बिक गया, केवल एक 10 10 का आपका प्लांट रह गया। बाकी आप पैसा कहाँ से लाएंगे? 13,500 करोड़ लगा दिया आपने एक्सप्रेस वे पे, 13,500 करोड़ लगा दिया आपने फार्मूला रेस 1 में, 26,000 करोड़ का 3,3200 करोड़ रुपए आप इंटरेस्ट देते हैं। 160 करोड़ रुपए केवल आपकी वो इनकम होती है वहाँ पे। कैसे सर्व करेंगे? कैसे हमारा घर पूरा करेंगे? और कब हमारा घर हमको देंगे? जो यमुना एक्सप्रेसवे हमने बनाई है, ये पीपीपी प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमको उत्तर प्रदेश सरकार से 5 लैंड पार्सल मिले। उसमें से एक लैंड पार्सल है जहाँ पर हमारा विश टाउन है, लेकिन हमारे पास में 4 लैंड पार्सल और हैं। एक आगरा में है, 2 स्पोर्ट सिटी के पास में है, एक टप्पल में है। उस ज़मीन की काफ़ी कीमत है और अभी हमने, आपको क्योंकि अकाउंट्स आप देखते हैं आपको पता है, अभी हमने पिछले कुछ दिनों में एक्सिस बैंक, IDBI बैंक और ICICI बैंक को उन लैंड पार्सल्स में से काफ़ी लैंड ट्रांसफ़र कर दिए। तो हमारा जो जेपी इंफ्राटेक का लोन है वो करीब करीब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा टोल है, उस टोल को हम मोनेटाइज करके उससे पैसे ला रहे हैं, जो हमारे पास में अगले महीने तक आने की उम्मीद है। और ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 2 साल और 2.5 साल के बीच में सारे फ्लैट हम तो साहब, क्या हम ये समझे कि जब तक आपको टोल का पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप हम लोगों को मकान नहीं देंगे? लोगों को मकान नहीं देंगे। आपने लोगों से पैसा इकट्ठा करिए। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जब खड़ी करनी होती है सिर्फ 20% अमाउंट लगता है, सिर्फ 20% जो ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट है, और आपसे वसूल कर लिया जाता है 90%। जी नहीं, देखिए तो 20% सिर्फ आपने पहले से कलेक्ट कर लिया, वो सारा पैसा आपने डाइवर्ट कर दिया अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो क्या बायर्स तब तक वेट करेंगे जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो, जब तक आपके F1 या बाकी चीजें खत्म ना हो? आप ये चाहते हैं? F1 का लोन अलग है। F1 के लोन से जेपी इंफ्राटेक के लोन का कोई संबंध नहीं है। जो यमुना एक्सप्रेसवे बनी है उसके लिए सेपरेट लोन है, उसका ग्राहकों के पैसे से कोई संबंध नहीं है। आप बात सुनिए, या तो मुझे बात कहने का मौका दीजिए। आपसे ही बात कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात। मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आपने तो अपनी तरक्की का कारोबार खूब सजाया एनसीआर में। बड़े बड़े आपने अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े प्लांट्स खोले, लेकिन इन लोगों को किया हुआ वादा आप नहीं पूरा कर पाए। आपने इनके साथ धोखा किया। इन्हीं सवालों के साथ लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपको बता दें, ऑपरेशन गृह प्रवेश का हुआ है असर। नोएडा अथॉरिटी ने आज बिल्डर्स को बुलाकर उनसे कहा है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, इसी के साथ जल्द से जल्द जो वादे आपने किए हैं उनको पूरा करें। आज तक इस मुद्दे पर आपकी आवाज बन रहा है और बनता रहेगा। फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। कुछ बुनियादी सवाल हैं जो इन बिल्डर्स से पूछेंगे हम। 99 साल के लिए लीज पर नोएडा अथॉरिटी से ये जमीन लेते हैं। 9-10 साल अगर बीत गए तो समझिए उन 99 में से 10 साल तो निकल गए, जो इन्होंने बर्बाद कर दिया। आपके घर आपको मिला नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज ग्राहकों के मन को कचोट रहे हैं। लेकिन इस बीच आज तक बना है आपकी आवाज। हमारे ऑपरेशन गृह प्रवेश का हुआ है असर। नोएडा अथॉरिटी ने तमाम बिल्डर्स को बुलाकर उनकी ली है खबर। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे
तो सामना करेंगे बिल्डर्स इनके सवालों का। लेकिन आपको बता दें, सुपरटेक के आर.के. अरोड़ा ने कहा था कि वो हमारे साथ आएंगे। शाम होते होते शायद शो के पहले हाथ पांव फूल गए, आए नहीं साहब। देखते रहिए आज तक। धोखेबाज बिल्डर्स के खिलाफ ये आज तक की मुहिम है और इसीलिए आज जिन बिल्डर्स के खिलाफ जिनका पर्दाफाश हमने किया है, सुनाया है आपको, दिखाया है किस तरह से बरसों से ग्राहक कर रहे हैं अपने घर का इंतजार, उसमें आज मुख्यतः जेपी ग्रुप और सुपरटेक ऐसे तमाम बिल्डर्स के खिलाफ हम मुहिम छेड़ रहे हैं जिन्होंने वादा किया था घर के प्रोजेक्ट्स को आज 8, 9, 10 साल तक वो पूरा नहीं कर रहे हैं। जब ग्राहक उनके घर पहुंचते हैं तो उनके साथ देखिए क्या होता है। इस बीच आपको बता दें, असर हुआ है, नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि हर सप्ताह, हर हफ्ते आम्रपाली ग्रुप के प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी। अब अगर वो ईमानदार हैं तो एक उम्मीद जरूर बनती है, लेकिन इसी के साथ जितनी बेईमानी का सामना इन ग्राहकों ने किया है, उम्मीद बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तस्वीर अजीत कुमार जी खास आपके लिए पेश है। आज जब हमारे संवाददाता पहुंचे जेपी ग्रुप में विश टाउन, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उनको वहां पर रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया गया। अब उनकी जान को कौन सा खतरा था जो आप उनको बचा रहे थे, जरा देखिए और बताइए। तो अजीत कुमार जी, आप एडवाइजर हैं जेपी ग्रुप के, आपके लिए पेशे खिदमत ये तस्वीर, अब जरा समझाइए कि ये है आपकी वो मेहमान नवाजी या फिर मिठास जो आप ग्राहकों को परोस रहे हैं? ये बहुत पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर में मैं भी हूँ। हाँ। और इसके बाद में हम इन सबको हमने अंदर हमारा अन्नपूर्णा वहाँ बैठाल कर सबसे बात की, सबके साथ में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने कहा हम आपको एक लेटर देंगे। नहीं, आप सर ये गुस्सा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आपको अब मैं वही था। नहीं, वो तो ठीक है, पर ये गुस्सा आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आज भी हमारे रिपोर्टर वहां पर गए हैं और पिंक कमीज में एक शख्स ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, आज दिन की 12 बजे की बात, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमने कहा है वो तस्वीरें सामने आए। आपकी एक रिपोर्टर मैडम महा, आपकी एक रिपोर्टर मैडम महा आकर आई थी, मुझे मिली थी, मेरे साथ बात करके गई थी। नहीं, लड़का था, और एक लड़की भी आई सर थी। हर कोई अजीत कुमार को नहीं खोजेगा ना, वहां पर जाएगा, कुछ अगर शूट करना चाहता है तो ऐसा क्या है छिपाने को कि आप दिखाना नहीं चाहते? नहीं, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा है, मैं चाहती हूँ आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। आदित्य, लंबे वक्त से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है और आखिर क्यों ये तमाम बिल्डर्स आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि ये ग्राहक परेशान दर दर फिर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा? मैं एक बहुत छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे चले जाइए और कैमरा एक बार ऑन कर लीजिए, तो जो गार्ड्स वहाँ खड़े हैं वो तो हैं ही, साथ 15-15 बाउंसर करके हमको घेर लेते हैं। एक्सटेंशन में एस बिल्डर से उसने हमको घेरा इस तरीके से, और कारण क्या था कि वहाँ पर ज़मीन से पानी निकालने पर रोक लगी हुई है। और हमने कहा कि हम तो यहाँ शूट कर रहे हैं, उसने कहा कि लोग यहाँ आते हैं और आकर के हमको धमकाते हैं, अगर आप पानी नहीं निकाल रहे हैं वहाँ से तो आपने हमको क्यों रोका? और इस तरह का व्यवहार जेपी हो, यूनिटेक हो, कोई बिल्डर हो, हर जगह ये बाउंसर से गार्ड से गुंडागर्दी आपको देखने को मिलती है। धोखाधड़ी और उसके ऊपर से फिर गुंडागर्दी, सर ये कैसे झेलेंगे लोग? ठीक है, अब सवाल लेते हैं लोगों। मैं रविंदर सिंह, मेरा सवाल अग्रवाल साहब बीजेपी साहब से है कि जो रेरा बिल आया है 2016 वाला, उसमें क्यों नहीं आप करंट प्रोजेक्ट्स को उसमें इंक्लूड करते? क्या डरने वाली बात है जिससे कि करंट प्रोजेक्ट्स अगर नहीं आएंगे तो बिल्डर्स को क्यों नहीं आप पेनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? अग्रवाल साहब, क्यों इतने नरम है आप बिल्डर्स के खिलाफ? बिल पास होने के बाद भी इतने महीने बीत गए,
क्यों नहीं कोई कार्रवाई? ये इम्प्लीमेंट कल क्यों नहीं करवा? एक सेकंड एक सेकंड माइक नहीं है, आवाज नहीं जाएगी, रुक मैं जाए। जवाब दे दूं। एक तो पहली बात है कि हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लेके आए हैं और यह लैंड जो है स्टेट का उसमें आता है, तो हम लोगों को अगर इसके सॉल्यूशन में जाना है, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, मैं आपको इतना नहीं आप सुनिए आप सुनिए सुनो सर एक सेकंड रुकिए। आपको मैं निवेदन कर दूं, बिना माइक के आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं जाएगी, प्लीज वेट कर लें। जवाब अब बोले आप। नहीं, एक बात सर मेरा आपसे ये निवेदन है कि एक बार आप निवेदन करना हमसे बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, सीधी सच्ची बात, आपको पता है कि करंट प्रोजेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा जो इस पूरे के पूरे उसमें इन्वॉल्व है वो करंट प्रोजेक्ट्स के बायस है। आप उनको नहीं लोगे, आगे के लोगे। आपने आप यूनिटेक जैसे बिल्डर को आपने छोड़ दिया है खुला 2012 तक। वो एक सेकंड आप खड़े हो जाए, एक सेकंड आप दोनों खड़े हो जाए, जरा इधर मुड़ जाए, इधर के कैमरे पे। ये देखिए, इस कगार तक लोग पहुंच गए हैं कि बाकायदा टी शर्ट छपवाई है। ये टी शर्ट पहनी है गिव अस आवर होम लिख। जहाँ बोलने को नहीं मिलता वहाँ पे टी शर्ट हमारा काम कर देती है। सिंपल सी बात है, आपने पैसा लिया है हमसे, घर नहीं बना रहे, पैसा गया कहाँ? और सरकार क्या कर रही है? सिर्फ रेरा पास कर रही है और हम लोग यहाँ पे 1 साल 2 साल वेट करें कि वो स्टेट में लॉन्च हो जाए रेरा। जिस दिन पहली बार एक बिल्डर डिफॉल्ट हुआ था उस दिन आपने उस बिल्डर को नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से रोका क्यों नहीं? आप रेरा का इंतजार कर रहे थे। आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि हम आपकी उम्र में आके वो घर लें? सर भी ना मिले हमको। ऑफिस छोड़ के आज की बच्चों को घर पे छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं आपसे निवेदन करने कि हमें हमारे घर दो। 5 साल से धक्के खाते हुए हो गए। अभी मेरी उम्र कितनी है? मेरे को काम करना है, मुझे टैक्स देना है, बच्चे को पढ़ाना है, मैं रेंट दूं, EMI दूं या आपके धक्के खाऊं? मैं करूं क्या? मुझे आप ये बता दो। जिस आदमी ने हमारे पैसे लिए हैं वो हमसे नहीं मिलता है। उसने पैसे लिए वो हमसे नहीं मिलता है। हम उसके पास में उसको जाके सर कहते हैं क्योंकि उसके पास। अग्रवाल साहब, मैं जवाब दे दूं। कोई जवाब? देखिए, यह मैटर बिल्डर्स का और उनका, लेकिन हम पूरी तरह संवेदनशील है। सुन लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ। और आप तो सुन तो लो, हम आपके साथ हैं। सबसे पहली बात, केंद्रीय सरकार आपके साथ है इस समस्या के समाधान के लिए। भाई साहब आप ही के सवाल का जवाब भाई साहब आप ही के सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। कदम नंबर 1 सुन लीजिए कदम क्या उठाए? एक सेकंड आप जो कल्प्रिट हैं उन्हें तो छोड़ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं। सर आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हरियाणा मुझसे पूछ रहे हैं। हरियाणा सुनिए, बीजेपी स्टेट्स मैं भी हम रेरा को नहीं लेंगे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे। करोड़ों हर एक फैमिली इन्फेक्टेड है। करोड़ों लोग जवाबदेही बनती है। आप सत्ता में बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी जवाबदेही बनती है और सिर्फ रेरा पास कर देने से कुछ नहीं होना है। होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे होना चाहिए। जवाब दीजिए। एक सेकंड आपको जवाब सुनना होगा, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक सेकंड, हाँ। जवाब चाहिए लेकिन जवाब सुनेंगे नहीं। चलिए अच्छा, अग्रवाल साहब आपको मुस्कुराने का वक्त मिल रहा है। मैं कह रही हूँ सर आपको बोलना पड़ेगा, लोगों का गुस्सा समझिए, जवाब दीजिए। एक सेकंड आप शामिल कर रहे हो करंट प्रोजेक्ट को कि नहीं शामिल? सिर्फ एक लाइन का जवाब है, आप व्याख्यान दे रहे हो उसमें। आप एक लाइन का जवाब दीजिए, हम इत्मीनान से सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मैडम सुन लीजिए इस बात पे। नहीं रियल एस्टेट नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और बिल दो अलग चीज है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, 2009 से इस पे काम किया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जैसे ही बनेगी सारे केसेस आएंगे। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। आपको क्या करना है? क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने इतना स्टडी किया है, बिल कब आया है? आपको क्या करना है? रियल एस्टेट बिल कब आया है? अग्रवाल साहब फिर सवाल से भाग रहे हैं। नहीं मैं जवाब दे रहा हूं। कब आया है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव डालना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं अग्रवाल साहब। लेकिन क्या यूपी अपार्टमेंट एक्ट काफी नहीं है उन पर कार्रवाई करने के लिए? सेंट्रल का जो रूल होता है, अपार्टमेंट एक्ट जो पहले से है, क्या वो कार्रवाई के लिए काफी नहीं है? किया जा सकता है, उसको ओवरसीड किया जा सकता है।
कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आई हैव सेंट्रल का रूल जो है आप ओवरसीज करवा सकते हैं, इसके ऊपर स्टेट के ऊपर क्यों नहीं करवा सकते? जी मेरा जेपी अमन में है, मैं रिटायर हो रही हूँ उस टाइम जुलाई में। मेरे को कमिटमेंट चाहिए, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। सीएम दे मकान, ये लोग पेड लोग हैं, हमें ये सब झूठ बोल के चले जाते हैं। हमें कमिटमेंट चाहिए गवर्नमेंट से, ये जंगल राज नहीं है। हमें कमिटमेंट चाहिए, हमारी सारी पूंजी ये ले गए हैं। हमें इस टाइम प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट चाहिए, हमें चीफ मिनिस्टर की अगर स्टेट का सब्जेक्ट है। और बिल्डर तो चोर है, वो भाग गया। एक सेकंड बैठ जाए। जो नोएडा अथॉरिटी ने चोरी की और जो बिल्डर्स ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फंड ट्रांसफर किए, सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ईओडब्ल्यू के थ्रू जाना चाहिए। आपने कितनों ने एफआईआर फाइल की है? भाई साहब वो सारे रास्ते हम जानते हैं, आलोक जी, वो सारे रास्ते हम जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई अपना मत बताएगी? क्या हमारी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हम आपके साथ हैं? रियल एस्टेट अब तक क्यों नहीं दिया? लोगों के अब साथ तक आपके विधायक के पास, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास समय नहीं है। महेश शर्मा ने खुद स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर। सर देखिए कैसे नाम आते ही लोग परेशान हो रहे हैं। जल्दी से आलोक जी के पास चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बरसों से जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में एक पूरा नेक्सस बना भ्रष्टाचार का, जिसकी वजह से आज ये हालत आ गई है कि लोग इस कगार पर पहुंच गए हैं कि पूरी पूंजी बर्बाद होती दिख रही है, उसमें सवाल तो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी पर है, उन सरकारों पर है जो आपने 10 साल तक चलाया। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आज तक न्यूज़ चैनल को ऑपरेशन गृह प्रवेश के लिए बधाई देना चाहूंगा कि इतनी लाइव डिबेट आप लोगों ने की है, इसका असर बहुत दूरगामी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, 2009-10 में जब इस तरह की शिकायत बिल्डर्स के खिलाफ आने लगी तो उसके बाद ही 2 साल के ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद यूपीए सरकार जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल था 2013 में लेकर आई और उसको वहां पर पार्लियामेंट में रखा। लेकिन मोदी सरकार की असंवेदनशीलता इतनी रही कि उस बिल में तमाम चीजें इस तरह के चेंज की और 3 साल तक उसको लटकाए रखा ताकि वो कस्टमर फ्रेंडली ना होकर बिल्डर फ्रेंडली हो जाए। 3 साल तक लटका कर रखा आपने। और अंजना जी, बिल को डाइल्यूट किया, उनका सीधा आरोप है। डाइल्यूट नहीं किया उसको। अंजना जी, 70% से 50% रिजर्व फंड को इन्होंने कम किया। क्षमा करें, वो रियल पर इन्होंने गेम खेला। मूवमेंट के इन्होंने जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के चेंजेस राहुल गांधी एक करके बोलिए प्लीज। मैं आऊं तभी बोलिए, मैं आऊं तभी बोलिए। त्यागी जी, मैं आपको एक बार शामिल करना चाहती हूँ। आप आरडब्ल्यूए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है? आप आरडब्ल्यूए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, क्या परेशानियां दिक्कत है, बोले प्लीज। एक सेकंड। ये इनका कहना है, कहां पर टार खड़े हुए, ये मैप दिखाइए। आगे आइए, आप आगे आइए। सबका सच सामने आना चाहिए और इसीलिए आप आगे आइए। ये दिखाइए, ये देखिए, ये पहले ये दिखाते हैं। रोटी कपड़ा और एक सेकंड प्रभु, रोटी कपड़ा और इको विलेज 2 ये देखिए, और उसके बाद सुपर टेक की तरफ से ये बताना चाह रहे हैं। अब बताएं। ये मेरा टावर है जी, ये टावर है मेरा, और यहाँ पे ये पार्क था। अब पार्क में G1 और G2 टावर बन गए। अब हम जो है स्टेट गवर्नमेंट पर ये दोनों जगह इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर जो पार्क के लिए जगह छोड़ी गई थी, यहाँ पर टावर बना दिए गए हैं। लेकिन सुपरटेक के सीएमडी साहब सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। मैडम एक चीज और सुन लीजिए, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। ये सर इसमें कब्जे की बात नहीं है। मेरा मकान 1010 स्क्वायर फीट का था, वो 11 तो 6 का हो गया। सुनिए, पहले सुनिए, आप समझिए। आप पेनाल्टी दे रहे हो 1010 की और पैसा ले रहे हो 11 तो 6 का। सुन लीजिए, थोड़ा शांति से सुनने की कोई, आप लोगों की बात बहुत सुनिए, सुन तो लीजिए। केंद्रीय सरकार आप लोगों के साथ है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, हम लोगों की बात भी हुई है। हम लोग ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फंड ट्रांसफर किया है, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह के ये जो पैसे जनता के लेके भागे हैं, सुन लीजिए, पूरा सुन तो लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, जल्दी से, वक्त की कमी है, एक लाइन में खत्म। यह जो कॉर्पोरेट लोगों का पैसा लेके भाग रहे हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई मोदी सरकार, हम लोग करेंगे। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का सीरियस मैटर है जहां फंड डाइवर्ट हुआ है। ठीक है, जितने बिल्डर्स हैं, चलते इन्होंने फंड एक लाइन में जवाब। आपको
रियल एक लाइन में जवाब। केवल मकान एक सेकंड अग्रवाल जी, आपको बोला थोड़ा सा रुक जाए सर, वक्त की कमी है, जल्दी से अजीत जी एक लाइन में जवाब, बैठ जाइए। मैडम मैं अजीत जी मैडम मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो रियल एस्टेट बिल बैठ है, जाए, प्लीज। रियल एस्टेट बिल है, जिन अपार्टमेंट्स की जिन बिल्डिंग्स का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया है हाँ। उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी सब पर लागू होगा। तो इनकी जो शंका है कि जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर नहीं मैडम उसके ऊपर चलेगा। कोई नेता नहीं, यहाँ हम कोई नेता बनने नहीं आए हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें घर चाहिए, हमें सिर्फ घर चाहिए। पन्ने हाथ में लिए थे लोगों ने, वो पन्ने पीले पड़ गए हैं, छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन धोखाधड़ी करने वाले इन बिल्डर्स ने पैसा मार लिया, घर नहीं दिया है। अब काम सरकार का यहाँ से शुरू होता है। चुनौती सामने है और एनडीए सरकार के सामने सबसे बड़ी कि इस मामले में कम से कम वो यूपीए 3 साबित ना हो। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। हर उस बिल्डर के गिरेबान तक पहुंचेंगे हम जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, और इसीलिए आज तक पर हमने इस मुहिम की शुरुआत की है। ग्राहक और बिल्डर आमने सामने, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम पहुंच रहे हैं। तो एक बुनियादी और बहुत सीधा सवाल है इनका, आप इसको सुनिए और जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल अजीत कुमार जी से है, मैं ऑर्चर्ड रिप्रेजेंट करता हूँ। सवाल ये है, कैन ही टुमारो कल वो कमिटमेंट दे सकते हैं कि कब ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा और कब हमें ये फ्लैट्स मिलेंगे? किस दिन, किस तारीख, कौन सा साल? ऑर्चर्ड के 8 टावर हैं, उसमें पहले एल&टी काम करता था, एल&टी से हमारे कुछ डिफरेंस हो गए, एल&टी अब वहाँ पर नहीं तारीख, है। 3 टावर, साल, तारीख, 2018, 2018, तारीख 2018, 2018 मिडिल। देना कब था सर? मिडिल देना कब था? कमिटमेंट कब का था? 3 साल का। 3 साल पहले नहीं, देखिए हर एक जो कस्टमर होता है जिस दिन बुक करता है उस टाइम से उसका पीरियड शुरू होता है, यानी किसी को ऐसा नहीं है कि आज हमने लॉन्च किया तो 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी कस्टमर है उसके अलॉटमेंट लेटर में डेट दी हुई है, जो डेट निकल गई उसके बाद से उसको कॉम्पेंसेशन फॉर डिले मिलेगा, जब तक कि हम नहीं। लेकिन सवाल यही है कि आपकी बात पर यकीन करेगा कौन? मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रहा हूँ, आपकी बात पर पहले भी यकीन करना मुश्किल था, और आज तो आपकी बात पर यकीन करना और भी मुश्किल हो रहा है। इसी मुश्किल के साथ आज इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, लेकिन कम से कम इतना वादा जरूर करते हैं कि आज तक पर हम लगातार ऐसे धोखेबाज बिल्डर्स के खिलाफ मुहिम बनेंगे, आपकी आवाज बनते रहेंगे, क्योंकि लोगों को लूटा गया है, ठगा गया है, गाढ़ी कमाई का पैसा उनका बर्बाद हो गया है, सब कुछ मिला, चक्कर काटे दफ्तर के, लेकिन घर नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है, और इसके कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से